हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज की जो ये क्लास है हमारी वो जीव विज्ञान के बच्चों की है, जो कि हमारे टॉप 500 का जो हमारा सीरीज चल रहा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, उसके पार्ट 2 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे, और आज की इस क्लास को जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम लोग लगभग 25 से 30 वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 25 प्रश्नों को कवर किया था, और आज हम लोग चलेंगे 26 नंबर से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल पे। देखिए, हमारा 26 नंबर यानी आज का हमारा पहला सवाल इस टॉपिक का कह रहा है कि एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है। ठीक है, आपको सवाल इस तरह से मिलेगा एग्जाम में, और आपको कैसे टिक करना ये देखिए। सबसे पहले सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार का जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजुआ है, या एकल कोशिका प्रोटीन है। तो आपको जवाब में टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। तो याद करके जाइएगा, एसिटाबुलेरिया क्या है जी, एक शैवाल है। आगे बढ़े, चलिए 27 नंबर। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जीव विज्ञान के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही जल्द आएंगे, कल तक आपको मिल जाएगी उसकी क्लास। ठीक है, चलिए 27वां नंबर सवाल। 27वां कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपको वहां पर फंसाने वाला काम करेगा वहां पर एग्जामिनर। ठीक है, ज्यादातर प्रश्नों में ये इसी तरह का देखने को मिलेगा आपको कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप। यहाँ पे देखिए, ये गौर नहीं करते हैं बच्चे, नहीं है। सवाल हमसे बोल रहा है कौन नहीं है, और स्पीड में जो होता है, एक्साइटमेंट में बच्चे क्या है, ये नहीं को नहीं देखते हैं और स्पीड में आंसर को करके आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, होता कंफ्यूजन इसमें कैसे, मान लीजिए हम इसको इसको ढक रहे हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए इस ऑप्शन को हमने ढक दिया, तो हमारा ये जो 3 ऑप्शन हुआ वो तो इसमें सही है, क्योंकि हमसे सवाल बोला कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें ए आंसर हुआ, पपीता नहीं है, तो ये मक्का, सरसों और उड़हुल तो होगा, ये तो कन्फर्म है। और बच्चा जैसे ही सवाल को देखेगा, उभयलिंगाश्रयी पादप, अगर इन तीनों में से उसको कोई भी याद रहेगा तो वो एक टिक कर देगा स्पीडली में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के बारे में उसने पढ़ा होगा, ये तीनों जो है उभयलिंगाश्रयी पादप के उदाहरण है। और यहाँ पर सवाल हमसे पूछ दिया नहीं है। ठीक है, तो सवाल को एकदम आराम से देखना है, समझ लेना है सवाल हमसे पूछा क्या, उसके बाद हमें जवाब को टिक करना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप एग्जाम से पहले कवर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, समय ज्यादा लगेगा नहीं, बस समझना है, 2-4 सेकंड में अच्छे से सवाल को समझ लेंगे, फिर हम जवाब को टिक करेंगे। आगे बढ़ते सवाल नंबर 28। देखिए 28 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। सवाल को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो उभयलिंगी नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं बोल रहा है जी। ठीक है, केचुआ मार के चलाएगा कितना बच्चा इसमें। ठीक, क्योंकि केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। ठीक है, तो सवाल हमसे, ये ऑप्शन हमारा है फीता कृमि, ऑप्शन बी हमारा है केचुआ, ऑप्शन सी हमारा है घरेलू मक्खी, और ऑप्शन डी हमारा है जोंक। तो ये फीता कृमि, केचुआ, जोंक, ये सभी उभयलिंगी के एग्जाम्पल हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है घरेलू मक्खी, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 28वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी जो है जी उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 पे। ये देखिए 29वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है द्विगुणित है। ठीक है, सवाल आपसे इसी तरह रहेगा एग्जाम में, समझिएगा अच्छे से। द्विगुणित है और 4 ऑप्शन आपको रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा अंड, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों यानी अंड और पराग दोनों होगा, या ऑप्शन डी युग्मनज होगा। ठीक है, तो अब आपको जवाब टिक करना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगुणित क्या होगा, युग्मनज का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो युग्मनज हो जाएगा, वो क्या होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा जी, इस बार बोर्ड एग्जाम वाले काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30वें पे। चलिए देखिए 30वां नंबर सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। ये पत्ती होना चाहिए, पति नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान करिएगा। पत्ती के अग्र माने अगले भाग, ठीक है। अग्र मीन्स अगले भाग द्वारा जनन करता है। ऑप्शन आपको देखिए क्या दिया है, वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीक पौधा, मार्केसिया, या ऑप्शन नंबर डी मॉस। तो जवाब क्या होगा, अच्छे से बताइएगा सारे बच्चे सोच समझकर कि निम्न में से कौन जो है पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है। तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल सही है, टिक तो करा हुआ है, ये हमारा वॉकिंग फर्न जो है वो पत्ती के अग्र यानी अगले भाग द्वारा जनन करता है, ठीक है। चलिए 31 दिख रहा होगा आप सभी बच्चे को। सवाल को बस समझना है, आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि आंसर ठीक है। ऐसा नहीं कि स्किप करके वीडियो को बढ़ जाना है और देख लेना है, समझ लेना है। बस आपको अच्छे से इसको क्लियर करके जाना है। देखिए सवाल नंबर 31 कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। देखिए समझिएगा, इसको एकदम क्लियर करके जाएंगे कि जब संतति की उत्पत्ति जो है एकल जनक द्वारा होता है, तो ऑप्शन हमारा है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, और आंतरिक निषेचन। जवाब हमारा क्या है दिख रहा होगा, अलैंगिक जनन। तो यहां से ये क्लियर होता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक संतति होता है, एक जनक होता है, और लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। चलिए तो इसको टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए 32वें सवाल पे बढ़ते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों को तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, उसमें जरूर आप सवाल को पूछिए। और हमारा कमेंट ये क्या बोलते हैं हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। कोई भी दिक्कत हो और अगले साल की तैयारी के लिए आपके पास अगर कोई भाई बहन है और भी कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे लर्निंग ऐप को उनको डाउनलोड करवा दीजिए और वहां से आप घर बैठे उनको तैयारी करवा सकते, ठीक है, पूरी तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 पे। 32वां सवाल, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है वो असंग जनन द्वारा होता है। सवाल बहुत ही अच्छा है कि निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है वो असंग जनन द्वारा होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा, ठीक है, सरसों, ठीक है, और साइट्रस एवं आम में, या इनमें से कोई नहीं। सवाल को समझिए, निम्नांकित में से किस पौधे, इन चारों में से हमें बताना है कि किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन जो है वो असंग जनन द्वारा होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए इसमें आंसर हमारा टिक नहीं करा हुआ है, तो ये सवाल आप सभी बच्चों के लिए रहा, ठीक है। कल भी मैंने एक सवाल रखा था बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तो उसका आंसर सभी लगभग सारे बच्चों ने सही दिया था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां नंबर सवाल दिख रहा होगा सभी बच्चे को। सवाल हमारा है कि ये देखिए, एनीमोफाइटी में परागन किसके द्वारा होता है, ठीक है। सवाल क्या है, एनीमोफाइटी में परागन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चमगादड़, ऑप्शन बी दिख रहा होगा वायु, ऑप्शन सी दिख रहा होगा पक्षी, ऑप्शन डी दिख रहा है घोंघा, ठीक है। अच्छे से याद करके जाइएगा, एनीमोफाइटी में परागन किसके द्वारा होता है। तो राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायु के द्वारा या हवा के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और सवाल इसी तरह से कंफ्यूजन वाला रहेगा, तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है जी, एकदम समझ के जाइएगा। यहाँ था एनीमोफाइटी, यहाँ है देखिए एंटोमोफाइटी, ठीक है। तो एनीमोफाइटी में वायु द्वारा। अगला सवाल हमारा 34वां है कि एंटोमोफाइटी में परागन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से जी, जल, कीट, जानवर, वायु। इसमें हमारा वायु जवाब हुआ, यहाँ पे जवाब होगा हमारा कीट, ठीक है। अच्छे से समझिए, एनीमोफाइटी में वायु के द्वारा और एंटीमोफाइटी में कीट के द्वारा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 35 पे बढ़ते हैं। ये देखिए 35 नंबर सवाल हमारा क्या रहा है, कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में हमें बताना है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है।
ऑप्शन ए हमारा जायफल में, ऑप्शन बी लीची का, ऑप्शन सी शरीफा का, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी इन तीनों ऑप्शन तीनों टिक होगा। तो आपको जवाब देना है इसका, क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए, तो राइट जवाब दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका, कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो जायफल का, शरीफा का और लीची सभी का जो है, इनमें से सभी जवाब होगा कि इन सभी का जो है बीज चोल खाया जाता है। क्लियर है। चलिए, फिर से देखिए इसी तरह का सवाल आपको फंसाएगा, तो यहां से एक बात क्लियर रखिएगा आप लोग। अभी हमने देखा, इसमें पढ़ा कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो इससे हमारा 3 सवाल क्लियर हुआ। कैसे, देखिए समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा इनमें से सभी, इसका आंसर पढ़ा हम लोगों ने क्या, इनमें से सभी, यानी लीची का भी बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का भी बीज बीज चोल खाया जाता है, और जायफल का भी। तो अगर जैसे ही सवाल कुछ पूछे, जैसे मान लीजिए देखिए 36 नंबर सवाल हमारा पूछ दिया कि बीज चोल खाया जाता है, तो जैसे ही हमारा दिख गया सवाल में ऑप्शन में शरीफा, और तो बाकी कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, सेब का नहीं, नारंगी का नहीं, क्योंकि देखिए जायफल, शरीफा और लीची तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिखे उसको डायरेक्ट टिक कर देना है। क्लियर है, एकदम टॉपिक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 पे। 37 दिख रहा होगा सभी बच्चे को, कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है या बनाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है कि इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एटीपोडलस और द्वितीयक केंद्रक। तो जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, चलिए 38वें सवाल पे बढ़ते हैं। 38वां हमारा कह रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। समझिएगा, वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होते हैं। अब ऑप्शन में थोड़ा सा गौर करिएगा। आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, और बी और सी दोनों। तो जवाब आपको टिक करना है। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जानते होंगे छोटे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे रंगहीन होते हैं, लेकिन जवाब आपको अगर ऑप्शन में दोनों दिख जाए तो ऑप्शन को टिक करना है, बी एवं सी दोनों, यानी छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं। क्लियर है। चलिए याद करके जाइएगा जिन बच्चों को नहीं भी मालूम होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और ये सब प्रश्न आपको बहुत ही काम देने वाला है। आगे आगे बढ़ते देखिए 39वें नंबर पे कह रहा है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेब का। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है, या बीज चोल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बीज चोल शरीफा का पढ़ा था जी, और ये पुष्पासन हो गया सेब का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते 40वें नंबर की ओर। ये देखिए 40वां भी काफी अच्छा है, कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, लगा लीजिए आप लोग वीवीआई। चलिए हमने वीवीआई इसको लगवा दिया, इसको तो आप लोग रट कर जाइएगा। क्या था सवाल हमारा, कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, या सेंट्रीओल पाया जाता है। जवाब आपको टिक करना ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 41वां सवाल भी हमारा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है। सवाल क्या है देखिए, भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा है, एण गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र, 3 गुणसूत्र, या ए एवं सी। तो याद रखिएगा भ्रूणपोष में हमेशा 3N गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 42 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस फल में जल परागन होता है। इन चारों ऑप्शनों में आपको यहाँ पर छांटना है कि इन चारों ऑप्शनों में से, चारों फलों में से किसमें जल परागन होता है। जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में, और बी और सी दोनों में। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा जलकुंभी, क्योंकि जल से रिलेटेड सवाल आया तो जलकुंभी को टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं करना है। सवाल को समझना है और अच्छे से जवाब देना है। सवाल हमारा देखिए समझिए, कह रहा है निम्न में से किसमें, यानी किस पौधे में
जल परागन होता है, जल द्वारा परागन होता है। तो आपको जवाब टिक करना है हाइड्रीला में, ठीक है। क्या टिक करिएगा? हाइड्रीला, याद करके जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 43 हमारा कह रहा है कि अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में, ठीक है, अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? एकदम निश्चित रूप से क्या होता है? ऑप्शन देखिए, स्वपरागन होता है, पर परागन होता है, दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब टिक करिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अभी कुछ और सवाल को देखेंगे जी। तो बच्चे स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है, क्लास में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि अब तो एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो अच्छे से कवर करके जाइएगा सारे सवाल। ये सब बहुत ही काम देने वाला सवाल है आपका। चलिए, ऐसा नहीं कि बाद में पछताना पड़ जाए आपको क्लास के बाद। 44वें सवाल की ओर बढ़िए। सवाल हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किनमें होता है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ईस्ट में, पैरामीशियम में, पारामीशियम लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक से, अच्छे से समझ लीजिएगा, पेनिसिलियम में, या इनमें से सभी। याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन हमेशा ईस्ट में होगा। अगर आपसे सवाल पूछे ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होगा, तो मुकुलन विधि द्वारा। ये जनन की एक विधि है, मुकुलन, याद रखिएगा जी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 45वें सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 45वां सवाल हमारा कह रहा है, ये देखिए कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रोजन, LH, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजन के द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा, ठीक है। चलिए 46वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46वां कह रहा है कि गैमिट निर्माण को कहते हैं। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, गैमिट निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, गैमीटोजेसिस कहा जाता है, या साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, या स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, या ये देखिए मियोसाइट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारा जवाब होगा राइट ऑप्शन नंबर ए, गैमीटोजेसिस होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 47वें सवाल की ओर। 47वां सवाल भी काफी अच्छा है जी, कि शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इन विट्रो कहा जाता है, इन वीवो कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आया है इसका, बहुत ही जल्द टिक करा है उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए होगा जी, इन विट्रो। याद रखिएगा, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को हम क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे, याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए 48वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48वां हमारा कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या यकृत में, ठीक है। ये सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 48वें का। ये सरटोली कोशिकाएं जो है वो मानव के वृषण में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, एक नंबर यहाँ पे छूट गया है, तो आप लोग वहाँ पर कवर कर लीजिएगा। ये 49वां प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग जी। इसका देखिए प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, या सिफिलिस, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टिक करना है आपको। सिफिलिस जो है वह एक यौन संचारित रोग का एग्जाम्पल है। और चलिए आज के एक और सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा 50 नंबर तक। सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा, ये देखिए 50वां नंबर, इसको हम इक्यावनवां नहीं कहेंगे, 50वां कहेंगे, क्योंकि हमारा ये 48 के बाद 49 और ये 50 होना चाहिए। तो कॉपर टी रोकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि कॉपर टी जो है वो हमारे शरीर में या किसमें, इसमें क्या करता है, कार्य उसका क्या है? ऑप्शन हमारा, निषेचन को रोकता है, ओवुलेशन को रोकता है, या यूटेरस की दीवारों पर इंद्रियों के बनने को रोकता है, या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को रोकता है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह निषेचन को रोकता है, कॉपर टी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए
आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे को मुझे उम्मीद है कि ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे ड्रीम क्लासेस पे बने रहिए और बायोलॉजी के अगले सेशन का इंतजार करिए। बहुत ही जल्द आप लोग के सामने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी। ठीक है, बस बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और विश्वास रखिए ड्रीम क्लासेस पे। ठीक है, और इसी तरह पढ़ाई में बने रहिए। चलिए।